नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सिविल सर्विस पाठशाला .UPSC में। आपको जानकारी है ये कि हम पॉलिटी कर रहे हैं और पॉलिटी में हम पहले हमने भाग 1 किया, फिर भाग 2 किए और अभी हम मूल अधिकार को कर रहे हैं। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उसको हम भाग 3 को हम वर्तमान में भी कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो मूल अधिकार में हमने पिछले कल क्या किया, समानता का अधिकार किया। तो पिछले कल हमने जो अनुच्छेद 12 से 18 तक हमने जो हमारा समानता का अधिकार है वो हमने पिछले कल कंप्लीट किया। और आज जो हम करने वाले हैं स्वतंत्रता का अधिकार। अगर आप देखेंगे कि मूल अधिकार में मैंने आपको जैसे कल भी समझाया था कि मूल अधिकार में जो हमने पिछले कल जो पढ़ा है समानता का अधिकार, आज हम पढ़ने वाले हैं स्वतंत्रता का अधिकार। हमने पिछले कल क्या पढ़ा, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार हमने पढ़ा अनुच्छेद 12 से लेकर उसमें परिचय था और अनुच्छेद 18 तक उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, वहां तक हमने पढ़ा। और आज हम पढ़ेंगे मूल अधिकार का जो भाग 3 है, इसका आज क्या पढ़ेंगे हम, समानता के बाद स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार का अगर आप देखेंगे तो किस आर्टिकल में दिया है या किस अनुच्छेद में दिया है, तो स्वतंत्रता का अधिकार का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 के बीच है। कितने के बीच है स्वतंत्रता का अधिकार? अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। किसके बारे में उल्लेखित किया गया संविधान के अंदर? तो संविधान के अंदर जो हमारे मूल अधिकार है, मूल अधिकार में से स्वतंत्रता का अधिकार भी है। और स्वतंत्रता के अधिकार को हमने किस में रखा है, तो हमने रखा है अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। तो आज देखेंगे हम अनुच्छेद 19 को। तो अनुच्छेद 19 क्या बोलता है? अनुच्छेद 19 बोलता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से आप क्या समझेंगे? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब आपको बोलने की है, कुछ करने की है, आपको किसी के खिलाफ कुछ भी या सरकार के खिलाफ आपको आलोचना करने का क्या है, अधिकार है। ये किसके अंतर्गत आता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। मैंने आपको बताया कि हमारा जो संविधान है वो बड़े अच्छे तरीके से लिखा गया। आप अभी समझेंगे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का यहाँ उल्लेख किया गया है। मतलब आपको कुछ भी बोलने की या कुछ भी करने की भारत देश के अंदर स्वतंत्रता है। कुछ का मतलब जो चीजें करने लायक है भारत की सुरक्षा के आधार पर या अन्य सारी चीजों को लेकर मैं भी समझाऊंगा आपको। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मान लो आपको सभा करने की क्या है, आपको सबसे पहले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आप क्या समझेंगे? आपको बोलने का अधिकार है। जब आपको बोलने का अधिकार है तो उसके बाद आपको सभा करने का अधिकार भी है। सभा करने के अधिकार के बाद आपको संगठन बनाने का अधिकार भी है। तो ये एकदम बड़े अच्छे तरीके से हमारे को बताया गया है कि अगर आपको बोलने का अधिकार है, बोलने के बाद आप सभा करेंगे, मतलब जब आप अच्छा बोलते होगे तो उसके बाद थोड़ी बहुत सभा होगी, कुछ लोग आपकी सभा में आएंगे जिसको मीटिंग बोलते हैं। उसके बाद जब 2-3 बार सभा होगी उसके बाद संगठन बनेगा। तो इतने अच्छे तरीके से हमारा संविधान लिखा है कि अगर आपको बोलने का अधिकार है तो उसके बाद आपको सभा करने का भी अधिकार है और सभा करने के बाद आपको संगठन बनाने का अधिकार भी है। और उसके बाद संचरण का मतलब होता है आपको देश के अंदर कहीं भी घूमने फिरने का बिल्कुल आपको पूरा का पूरा अधिकार है। ये कौन बोलता है? अनुच्छेद 19। निवास, आपको अगर आप दिल्ली के अंदर घूमने जा रहे हैं, आप मुंबई घूमने के अंदर जा रहे हैं, आप असम में घूमने जा रहे हैं, आप अरुणाचल प्रदेश में घूमने जा रहे हैं, आप हिमाचल प्रदेश में घूमने जा रहे हैं, अगर आपको लगता है आप जम्मू कश्मीर में घूमने के लिए जा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मेरे को जम्मू कश्मीर बहुत पसंद है, हिमाचल प्रदेश बहुत पसंद है, अरुणाचल प्रदेश बहुत पसंद है, तो आप वहाँ रह सकते हैं। आपको निवास करने की भी क्या है, स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति के अंतर्गत जो आर्टिकल 19 है इसके अंतर्गत आपको पूरे देश भर में निवास करने की भी स्वतंत्रता है। व्यापार करने की स्वतंत्रता, आपको पूरे देश के अंदर किसी भी तरह का व्यापार करने का आपको पूरा का पूरा अधिकार है। ये तो पढ़ा हमने अनुच्छेद 19। अब इस चीज में जो मैंने आपको बोला, घूमने की, निवास करने की, व्यापार करने की, सभा करने की, संगठन करने की, बनाने की, आपको क्या है? आर्टिकल 19 क्या बोलता है आपको? कि स्वतंत्रता है। लेकिन इसमें भी एक चीज रखी है सरकार ने कि ऐसा नहीं कर सकते आप कि अगर आपको सभा करने का या संगठन बनाने का तो आप कोई आतंकवादी संगठन भारत के अंदर बना लो, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ मैंने लिखा है एकता, अखंडता, सुरक्षा, पब्लिक मोरल, न्यायालय, विदेशी संबंध। आपको अगर बोलने का अधिकार है इसका मतलब ये नहीं कि आप कोर्ट के खिलाफ बोलना शुरू कर दो या न्यायालय के खिलाफ बोलना शुरू कर दो। यहाँ मैंने लिखा है, ऐसा नहीं है कि मोरल लिखा है मैंने, किसी व्यक्ति के स्वाभिमान पर आप बोलना शुरू कर दो, आप ये भी नहीं कर सकते। ये भी क्या है कि ये उसकी स्वतंत्रता का अधिकार है कि आप किसी की भी मॉरलिटी पे आप किसी के नहीं बोल सकते, आप उसके स्वाभिमान पर कुछ नहीं बोल सकते। पब्लिक, आप किसी पर्टिकुलर पब्लिक के खिलाफ भी कुछ नहीं बोल सकते। ये भी आपका स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। इससे आप क्या करते हैं कि दूसरे के स्वतंत्रता के अधिकार का हनन करते हैं। सुरक्षा, अगर आपको
बोलने की या संघर्ष मनाने की स्वतंत्रता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप देश की सुरक्षा के में भी ये बोल दो कि ये हमारी स्वतंत्रता है। देश की सुरक्षा के खिलाफ भी आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। एकता अखंडता, भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ भी आप कुछ नहीं बोल सकते। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि भाई जो नॉर्थ ईस्ट है इसको भारत से अलग कर दो, या जम्मू कश्मीर को भारत से अलग कर दो, इस तरह के कुछ लोग बोलते हैं। तो वो भी आपकी क्या है, स्वतंत्र, इसमें भी आपको सजा हो सकती है। ये आपके स्वतंत्रता का अधिकार में नहीं आता है। ये क्या है कि आप देश की एकता और अखंडता के बारे में नहीं बोल सकते, आप देश की सुरक्षा के बारे में नहीं बोल सकते, आप किसी पर्टिकुलर पब्लिक के बारे में नहीं बोल सकते, आप किसी की मॉरलिटी के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, आप न्यायालय के खिलाफ नहीं बोल सकते। अनुच्छेद 19 क्या बोलता है कि अगर आपको व्यापार करने का अधिकार है, तो व्यापार करने का मतलब ये नहीं कि आप असला बारूद का व्यापार करना शुरू कर दो, मतलब जो चीजें लीगल है, जिन चीजों से समाज व्यवस्थित रूप से चल सके, ऐसी चीजों का व्यापार करने का आपको अधिकार है। अब अगर आपको बोलने का अधिकार है तो पूछने का भी अधिकार है। 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन करके एक्ट आता है, उसके अधिकार आप कुछ भी देश के अंदर, उसमें भी ये चीज है कि आप देश की सुरक्षा के बारे में नहीं पूछ सकते, आप कोर्ट किसी अन्य चीजों के बारे में नहीं पूछ सकते, आप देश की अखंडता के या एकता के बारे में नहीं पूछ सकते, आप जो ये मैंने लिखा है विदेशी संबंध, आप इसके खिलाफ नहीं बोल सकते, मतलब विदेशों के साथ हमारे जो संबंध चल रहे हैं, आप इसके खिलाफ ये कि भाई हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हम इसके खिलाफ भी कुछ भी अनाप शनाप बोलेंगे। तो इस तरह का भी क्या है कि आर्टिकल 19 के तहत नई स्वतंत्रता के अधिकार में जो चीजें आती है उसमें भी एक क्राइटेरिया दिया है कि आप किन किन चीजों के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। तो ये तो समझे आप अनुच्छेद 19। अब अगर देखेंगे आप अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 क्या बोलता है, दोष सिद्ध संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्वेंशन, मतलब दोष सिद्ध संरक्षण से आप क्या समझेंगे अनुच्छेद 20 से कि अपराध के समय का कानून, एक अपराध एक कानून, खुद के विरुद्ध गवाही नहीं, मतलब दोष सिद्ध, अगर आप दोष सिद्ध होते हैं तो उसमें भी आपको संरक्षण है। जब तक आप कोर्ट आपको दोष सिद्ध नहीं करता है तब तक क्या है, आपको क्या है कि उसमें भी एक संरक्षण दिया जाएगा, प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्वेंशन जिसको इंग्लिश में बोलेंगे, कि आपको प्रोटेक्शन दी जाएगी जब तक क्या है आपके ऊपर कोर्ट द्वारा या न्यायालय द्वारा आपको दोषी नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट भी क्या बोलता है, जो हमारे कोर्ट है, हमारा न्यायालय, वो क्या बोलता है, जब तक किसी आदमी पे केस चल रहा है, जब तक उसको कोर्ट नहीं कहता कि भाई, या न्यायालय नहीं कहता कि आदमी दोषी है, तब तक उसको दोषी नहीं ठहराना चाहिए। इसमें क्या चीज है अनुच्छेद 20 में, अनुच्छेद 20 बोलता है अपराध के समय का कानून। मान लो आज मैंने किसी का हाथ काट दिया, आज उसकी सजा क्या है, 2 साल या 3 साल के लिए जेल होगी, ये सजा होगी आज उसकी। लेकिन आज से वो केस चलेगा 4-5 साल, तो मेरा केस नॉर्मली चलेगा, क्योंकि भारत में बहुत सारे पेंडिंग केस चलते हैं, 7-8 साल केस चलता है। तो मेरा केस अगर 7-8 साल चलता है और 7-8 साल बाद ऐसा कानून आता है कि किसी का हाथ काटो तो आपको क्या हो जाएगी, फांसी हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होगा कि जब उस समय 10 साल बाद वो केस बनेगा कि हाथ काटने पर फांसी होगी, उस दिन मेरे को फांसी नहीं होगी, बल्कि मेरे को क्या होगा, मेरे को ही 2 साल की सजा होगी। क्यों? क्योंकि जब मैंने अपराध किया उस समय क्या कानून था, उसके आधार पर मेरे को क्या दिया जाएगा, दोषी माना जाएगा, उसके आधार पर मुझे सजा दी जाएगी। एक अपराध एक कानून, यानी अगर इसी को मान लो, अगर मैंने किसी का हाथ काटा है, अगर मैंने कोई एक अपराध किया है, तो इसके ऊपर अगर ऐसा है कि भाई क्या बोलते हैं, मेरे को 3 साल की सजा है, मैंने किसी का हाथ काटा है, एक अपराध मैंने किया है, और उसमें क्या है कि एक कानून ये है कि उसमें 3 साल की आपको सजा है, तो मेरे को एक बार ही 3 साल की सजा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मैं 3 साल बाद छूट के आऊंगा तो फिर मेरे को उस केस में दोबारा क्या होगा कि उस केस में मेरे को दोबारा से सजा दी जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। तीसरा क्या है, खुद के विरुद्ध गवाही नहीं। अब खुद के विरुद्ध गवाही का क्या मतलब है, अब आपको पुलिस लेके जाती है, पुलिस को कुछ नहीं मिल रहा, सबूत नहीं मिल रहा, आपके खिलाफ कुछ नहीं मिल रहा, और पुलिस आपको पीट रही है, और एक टाइम बाद आप पुलिस की मार खा के, इतना टॉर्चर खा के क्या बोलोगे कि चल ठीक है मैं मान लेता हूँ। तो कोर्ट भी उसमें क्या चीज बोलता है कि अगर आप खुद के विरुद्ध कोई गवाही देते हैं पुलिस के पास, तो वो क्या है, कोर्ट में वो मान्य नहीं होगी, कोर्ट में उसका कोई भी औचित्य नहीं है, कोर्ट में उसकी कोई भी प्रासंगिकता नहीं होगी। ये कौन बोलता है, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 बोलता है खुद के विरुद्ध कोई गवाही नहीं। अगर पुलिस वाले आपको मार पीट के अगर आपसे कहलवा रहे हैं कि आपने ये अपराध किया है, तो कोर्ट में इसका कोई भी रेलेवेंट नहीं होगा। ये तो समझा आप अनुच्छेद 20। अब आप देखेंगे अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 क्या बोलता है, प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता। प्राण में क्या है, इसको प्राण एवं दैहिक, ये 2 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कर रहा है अनुच्छेद 21। आर्टिकल जो 21 है ये 2 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है, प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता।
तो प्राण में क्या बोलता है, पर्यावरण। कुछ ऐसे वाहन आपने देखे होंगे जिससे गंदा गंदा पोल्यूशन निकलता है, जिससे हमारा पर्यावरण खराब होता है। तो क्या बोलता है अनुच्छेद 21, आर्टिकल 21 बोलता है कि आपको स्वच्छ पर्यावरण के अंदर रहने की भाई आपकी क्या है, स्वतंत्रता है। आपको स्वच्छ पर्यावरण होना चाहिए, साफ सुथरा पर्यावरण होना चाहिए। अगर कोई पर्यावरण को गंदा करने की कोशिश कर रहा है, वो उससे क्या होगा कि वो आपके भी क्लाइमेट उससे खराब होगा, वातावरण उससे खराब होगा, उससे भी आपकी मृत्यु हो सकती है। तो आप किसी को भी आपके प्राण लेने की कोई भी स्वतंत्रता नहीं है, किसी को भी नहीं, कोई भी आपके प्राण ले सकता है। ये आपकी स्वतंत्रता है कि आप जीवित है तो आप जीवित ही रहेंगे। कोई भी आपकी क्या कर सकता है, कोई भी आपकी हत्या नहीं कर सकता है, कोई भी आपकी प्राण नहीं ले सकता है। इसलिए क्या होता है, जिस तरह के जो वातावरण को गंदा कर रहे हैं, पर्यावरण को गंदा कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी, या ऐसे वाहन होता है जो पर्यावरण को गंदा कर रहे हैं, ऐसे वाहनों को भी पुलिस वाले क्या कर देते हैं, जमा कर देते हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है। तो आप अगर यह आता है ना कि प्राण में एवं देह की स्वतंत्रता में पर्यावरण भी आता है, तो बिल्कुल पर्यावरण भी आता है। पर्यावरण अगर खराब होगा तो उससे उसका असर आपकी सेहत पर पड़ेगा और उससे क्या हो सकता है, आपके प्राण भी जा सकते हैं। और अनुच्छेद 21 बोलता है कि आपके प्राण लेने की शक्ति या पावर किसी के पास नहीं है, क्योंकि यह आपकी क्या है, स्वतंत्रता है। आपका जीने की आपकी स्वतंत्रता, आप जीवित रह सकते हैं। दूसरा था आत्महत्या। अब इसमें क्या आता है, अगर कोई आपके जीवन नहीं ले सकता, कोई आपके प्राण को नहीं ले सकता है, तो इसमें क्या आता है कि इसमें अगर आप आत्महत्या करते हैं, आप खुद की जान खुद लेना चाहते हैं, तो आप वो भी नहीं कर सकते। आईपीसी के तहत इसमें आपको पुलिस आप पे केस भी दर्ज कर सकती है अगर आप आत्महत्या करते हुए पाए जाते हैं। तीसरा स्वास्थ्य। आपके स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। अगर आप बीमार है, आपको हॉस्पिटल लिया जाता है, तो अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो ऐसे समय में सरकार आपकी मदद करे, कुछ भी करे सरकार, लेकिन आपके स्वास्थ्य के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकती है। अब आता है देह की स्वतंत्रता। देह की स्वतंत्रता से क्या समझेगा आप, इसे एकांत हो गया, निजता हो गया, ये सारी चीजें कहीं में आएगी, देह की स्वतंत्रता में आएगी। एकांत, आपको अगर एकांत रहना पसंद है, आप कहीं अकेले में रहना चाहते हैं, आप कहीं विदेश जाना चाहते हैं, अकेले में जाना चाहते हैं, तो आपको ये स्वतंत्रता कौन देता है, अनुच्छेद 21 देता है। आप एकांत के आधार पे अगर आपको शांति चाहिए, आप कहीं दूर जाना चाहते हैं, तो आप देश के अंदर कहीं भी रह सकते हैं। और एकांत के बारे में एक किसी शायर ने कहा है कि मेरी तन्हाई पर हंसने वालों जरा ये बताओ तुम्हारा इस भीड़ में अपना कौन है। तो एकांत में भी अगर कोई व्यक्ति रहना चाहता है, तो वो एकांत में भी रह सकता है। और जो निजता है, निजता के बारे में जो यहाँ पे दिया गया है, निजता से क्या समझते हैं आप। अगर आप किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, आप किसी से अगर कहीं आप किसी के साथ बैठे हैं और आप क्या कर रहे हैं कि उनसे कोई बात कर रहे हैं, या आप फोन पे किसी से कोई बात कर रहे हैं और वो आदमी आप बात कर रहे हैं, वो है तो प्राइवेसी है। लेकिन अगर वो व्यक्ति आपकी रिकॉर्डिंग रख के उसको वायरल करता है या रिकॉर्डिंग रखता है, तो वो आपकी निजता के अधिकार का हनन है। तो निजता का जो अधिकार है वो भी बिल्कुल आपको पता है। जो अभी आपने देखा होगा कि एक महिला ने जो पिटीशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में उसने क्या कर दिया कि आईपीसी की जो धारा थी 497 उसको खत्म कर दिया। 497 में क्या बोल रहा था कि जो महिला का निजता का अधिकार है भाई, उसकी निजता के अधिकार को कोई पुरुष नहीं छीन सकता है। तो निजता के अधिकार को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। अब अनुच्छेद 21 का जो क है, शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21 का जो क है या ए है, कुछ भी बोल सकते हैं आप, वो क्या बोलता है, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा के अधिकार से क्या समझते हैं, अगर देखो अगर कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं है, अगर वो किसी व्यक्ति को ज्ञान नहीं है, वो शिक्षित नहीं है, या उसकी अच्छे से एजुकेशन नहीं हुई है, तो वो व्यक्ति भी एक बोझ है। और वो उसकी शिक्षा लेना उसकी स्वतंत्रता है, क्योंकि वो सभ्य समाज का निर्माण तभी कर सकता है अगर वो व्यक्ति शिक्षित है। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने 2002 में 86वां संवैधानिक संशोधन जो किया, कब किया, 2002 में। इसमें क्या किया कि शिक्षा का जो अधिकार है उसको मौलिक अधिकार में डाला, और मौलिक अधिकार में क्या डाला, अनुच्छेद 21 के क को शिक्षा का अधिकार। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी। ये कौन सा हमारा मौलिक अधिकार है। अगर आसपास आपके भी कोई इस तरह के विद्यार्थी जो नहीं पढ़ पाते हैं, उनके लिए 6 से 14 वर्ष के जो विद्यार्थी है उनकी क्या है, एजुकेशन फ्री है, ताकि वो एक सभ्य समाज का निर्माण कर सके। जब उनकी इतनी एजुकेशन हो सके कि उनको पता लगे कि उनका देश क्या, उनका समाज क्या है, या वो किस देश के अंदर रहते हैं, इस तरह की थोड़ी बहुत चीजें उनको पता लगे। एक सभ्य व्यक्ति के रूप में उनका अगर निर्माण होगा, जब सभ्य व्यक्ति का निर्माण होगा, तो उससे क्या होगा, एक सभ्य समाज का भी निर्माण होने की कल्पना की जा सकती है। तो शिक्षा का अधिकार इसीलिए जरूरी है, शिक्षा इसीलिए जरूरी है।
अब आता है अनुच्छेद 22। तो अनुच्छेद 22 क्या बोलता है? गिरफ्तारी से संरक्षण। अगर आपको गिरफ्तार किया गया है तो ऐसे समय में भी आपको कुछ प्रोटेक्शन दिया जा सकता है, ऐसे समय में भी आपको कुछ संरक्षण दिया जा सकता है। तो अनुच्छेद 22 क्या बोलता है? इसमें दो चीजें हैं अनुच्छेद 22 में। एक आता है दंडात्मक निरोध, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे पुनिटिव डिटेंशन। दंडात्मक निरोध को बोलेंगे पुनिटिव डिटेंशन। ये अपराध के बाद लगता है। मान लो आपने किसी की कोई हत्या कर दी है, आपने किसी की हत्या कर दी और वो केस पुलिस वालों की कहीं ना कहीं वो कुछ सुलझ में भी आती है कि वो केस मैंने किया, मैंने वो हत्या मैंने किया या वो जुर्म मैंने किया है, तो ऐसे समय में आपको वारंट, तो जो अनुच्छेद 22 है, अनुच्छेद 22 का 1 क्या बोलता है? वारंट आएगा। मतलब आपके लिए वारंट आएगा, एक आपको कागज दिया जाएगा, उस कागज में लिखा होगा कि आपको इस अपराध के लिए आपको जेल में डाला जाता है। दूसरी बात, आपको 24 घंटे के अंदर आपको 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना पड़ेगा। अनुच्छेद 22 का क्लोज 2 क्या बोलता है कि आपको 24 घंटे के अंदर कहाँ पे पेश करना चाहिए? न्यायालय में। तो 24 घंटा कौन सा काउंट होगा? 24 घंटा जब आपको पुलिस स्टेशन में लाए, पुलिस स्टेशन में समय लिखा कितने बजे आपको समय लाया, उसके अगले 24 घंटे, उसके क्या अगले 24 घंटे के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको न्यायालय में उस व्यक्ति को पेश करना पड़ेगा जिसने जुर्म किया है। ठीक है। तीसरी बात है, उसको वकील रखने का भी स्वतंत्रता है। वकील अगर उसके पास खुद का इतना फाइनेंशियली मजबूत नहीं है, इतना पैसा उसके पास नहीं है कि वो वकील रख सके, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ऐसी स्थिति में उसको सरकारी वकील भी दिया जा सकता है। अगर वो रखना चाहे तो ऐसी स्थिति में सरकारी वकील भी वो रख सकता है। ये क्या समझे आप? ये पुनिटिव डिटेंशन मतलब दंडात्मक निरोध, अपराध के बाद, मतलब जब आपने अपराध कर दिया उसके बाद ये सारी चीजें आप पर लागू होगी। पहली बात। दूसरी बात आता है इसमें निवारक निरोध, जिसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशंस। निवारक निरोध को क्या बोलते हैं? प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये अपराध से पहले लग जाता है। मान लो मैं हूं, मेरे को अपराध मैंने किया नहीं है, लेकिन उससे पहले मेरे पे प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत मेरे को अरेस्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं हाउस अरेस्ट, नजरबंद, जिसको नजरबंद कहा जाता है। वो कैसे? अगर लगता है कि मेरे या किसी और व्यक्ति के समाज में रहने से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है, अराजकता फैलती है। जैसे आपने देखा होगा जब अगस्त 2019 में कश्मीर से धारा 370 और 35A को केंद्र सरकार ने, भारत सरकार ने खत्म किया, तो ऐसे समय में कुछ वहाँ के जो नेता थे, जो वहाँ के अलगाववादी नेता थे, या कुछ लोग वहाँ के मुख्यमंत्री भी रहे जम्मू कश्मीर के पहले, ऐसे लोगों को नजरबंद कर दिया, हाउस अरेस्ट कर दिया। वो इसीलिए किया कि ताकि वो लोग वहाँ पे रह के कोई नारेबाजी ना करे, कोई आंदोलन ना करे, जिससे जम्मू कश्मीर के हालात बिगड़े। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है? ऐसी स्थिति में सरकार क्या करती है? प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत आपको क्या कर देगी? ये कौन बोलता है? अनुच्छेद 22 का क्लोज 4 क्या बोलता है? बिना वारंट, आपको कोई वारंट नहीं दिया जाएगा कि आपको क्यों नजरबंद कर रहे हैं, क्यों हाउस अरेस्ट कर रहे हैं। तो वैसी स्थिति में आपको हाउस अरेस्ट किया जा सकता है। दूसरा, आपको 3 महीने के लिए भी किया जा सकता है। यहाँ क्या था? 24 घंटे के अंदर आपको न्यायालय में पेश करना पड़ेगा। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ 3 महीने तक आपको नजरबंद रखा जा सकता है। आपको कोई कोर्ट ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, कुछ नहीं आपको यहाँ आपको करते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन में ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। 3 माह के बाद भी आपको हाउस अरेस्ट में रखा जा सकता है। एक जो एडवाइजरी बनती है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट एक एडवाइजरी बनाता है, एक ऐसी कमेटी बनाता है जो एडवाइस करती है, एडवाइजरी कमेटी उसको कहा जाता है। वो क्या करता है कि अगर उसको लगता है कि अभी भी इस व्यक्ति के कहीं उस स्थान पर रहने से वहाँ पे अराजकता फैल सकती है, या इस तरह का वहाँ आंदोलन फैल सकता है, या हालात बिगड़ने की वहाँ पे कुछ इस तरह से होता है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को 3 माह से ज्यादा भी क्या है? हाउस अरेस्ट रखा जा सकता है। तो आज क्या समझा आपने? स्वतंत्रता का अधिकार। अब अनुच्छेद 19 बोलता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगर अभिव्यक्ति की आपको जो स्वतंत्रता है उसमें क्या है? उसमें आप सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, भारत की एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, किसी व्यक्ति के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, या आप अगर आपको व्यापार करने की देश के अंदर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत स्वतंत्रता है, तो ऐसी स्थिति में आप ऐसा नहीं कि असला बारूद का व्यापार करने लग जाओ। अनुच्छेद 19 से ये समझो। अनुच्छेद 20 क्या बोलता है? दोष सिद्ध संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्वेंशन, कि भाई जब आप अपराध करो तो उस अपराध में आपको एक ही कानून के तहत सजा मिलेगी, या जिस समय आपने अपराध किया उस समय का कानून आपके ऊपर लागू होगा, और आप जो पुलिस में या पुलिस स्टेशन में या पुलिस की मार के बाद कोई जो गवाही देते हैं वो क्या है? कोर्ट में उसका कोई भी औचित्य नहीं है। अनुच्छेद 20 बोलता है ये।
अनुच्छेद 21 बोलता है प्राण एवं देह की स्वतंत्रता, कि ना तो आपका कोई भाई प्राण ले सकता है और ना आप खुद अपना प्राण ले सकते हैं। और देह के मतलब अगर आप चाहे तो आप एकांत में भी रह सकते हैं, और आपका जो निजता का जो अधिकार है, प्राइवेसी का अधिकार है, वो भी अनुच्छेद 21 के तहत बरकरार रहेगा। अनुच्छेद 21 को बोलता है शिक्षा का अधिकार। एक सभ्य व्यक्ति जब शिक्षित होगा तो वो सभ्य समाज का निर्माण करेगा, सभ्य राष्ट्र का निर्माण करेगा। तो अनुच्छेद को जो है शिक्षा का अधिकार वो इसीलिए जोड़ा गया। अनुच्छेद 22 क्या बोलता है, गिरफ्तारी से संरक्षण। अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है तो उस समय आपको क्या क्या प्रोटेक्शन मिल सकती है, किस तरह के संरक्षण मिल सकते हैं, वो मैंने आपको बताया। तो एक तो प्रोटेक्टिव डिटेंशन बताया मैंने, एक प्रिवेंटिव डिटेंशन मैंने आपको बताया। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था कि स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। कल हम शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।